वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, पार्ट 4 हो चुके हैं। आज का हमारा पार्ट है 5th। आई होप सो कि आप लोगों ने जो चारों पार्ट है वो अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। एक बार बिकॉज ऑफ 4 पार्ट हो गए और आज का हमारा लास्ट पार्ट है थ्योरेटिकल अप्रोच का। इसके बाद जो रहेगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे केस स्टडी बेसिस, ठीक है। तो एक बार बिकॉज ऑफ लास्ट है आज का थ्योरेटिकल में, तो एक बार रिवाइज कर दे क्विकली कि हम लोगों ने पढ़ा क्या फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर तक। सबसे पहले हम लोगों ने देखा चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। तो व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, समझ में आता है, पैसों का मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जो पैसा प्रोवाइड करता है, राइट, जिसमें 2 था, आप लोगों को याद है, ठीक है। फिर मनी मार्केट था, एक मनी मार्केट हम लोगों ने देखा कि भैया शॉर्ट टर्म पैसा प्रोवाइड करता है, बराबर है। फिर एक दूसरा मार्केट था जिसमें 2 टाइप और थे, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, बराबर है। अब प्राइमरी मार्केट मतलब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब एक्जिस्टिंग शेयर को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। फिर हम लोगों ने देखा था स्टॉक एक्सचेंज क्या रहता है, जैसे मैंने बोला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक बिल्डिंग बना के दिखाई थी आपको लास्ट इसमें, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था डीमैट अकाउंट क्या रहता है, बराबर है, डीमैट अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है, बराबर है। ये सारी हम लोग ऊपर से चीजें देखा था और बहुत सारी चीजें डीप में मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। मेरा काम यही है कि भैया मैं आप लोगों को जितना ज्यादा नॉलेज दे सकूं डीप में उतना देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके सिलेबस में कवर नहीं की, आपके सिलेबस में लिख दिया ये, पर उसका मतलब क्या ये नहीं बताया, तो ये बताने का काम किसका है, मेरा। तो निश्चित रहिए, आई होप सो कि आप लोगों ने 4 पार्ट अच्छे से देखे होंगे और 5th पार्ट भी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। कुछ नई चीजें पढ़ेंगे आज। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था, सेबी, SEBI, सेबी। क्या लिखा है देखिए, चलिए समझते हैं, डेफिनेशन से पहले समझते हैं। क्या बोला, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1988, ये ध्यान में रखना, 1988 को अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, कौन सी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, अंडर द सेबी एक्ट 1992। मैं जब हुआ था उस समय एक्ट बना था, बोलने की बात है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या बोला, सेबी को बना गया है इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों भैया, सेबी का काम क्या है ये समझते हैं पहले, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें थोड़ा बहुत बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है कंपनीज को, बराबर है। जिसको बनाया किसने है, इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों बनाया है, बनाने के पीछे रीजन क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये तो समझते हैं कि सेबी क्या होता है, बराबर है। एक सिंपल बताओ, सेबी आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों को पता भी है भैया ये पर्टिकुलर चीज क्या काम करता है, कौन सी चीज, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर है। क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, नहीं। पैसा विड्रॉ कर सकते हो, नहीं। कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप पब्लिक, नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, बोला है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब क्या पता है आप लोगों को, क्या कहता है RBI, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है ऊपर से कि भैया बैंक में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, वो अपना CRR SLR मेंटेन कर रहा है। अब CRR SLR ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, CRR SLR मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना। कोई बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है तो बैंक को बैन करो, जैसे PMC बैंक के बारे में हुआ था, ठीक है। आप लोगों को अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है PMC बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिसके बारे में हुआ है, बराबर है। तो इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, सेबी। सेबी का काम है कि भैया लोगों ने जो पैसा बैंक में डाला वो डूबे ना, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत हो जाता था कि आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बैंक में पैसा डालो, बैंक रफू चक्कर हो गया, 1 2 का 4 हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स चलती है, ठीक है, उसमें लोगों ने पैसा लगाया और पैसा लेके भाग गए, ठीक है। वो आप लोगों को याद होगी मूवी, कौन सी, हेरा फेरी, ठीक है, 21 दिन में पैसे डबल, याद है ना। तो भैया ऐसी चीजें ना हो, ये ऐसी चीजें पहले के टाइम पे बहुत होती थी, हमारे साथ भी हुआ, ठीक है, मतलब मेरे साथ नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ, ठीक है, ऐसी चीजें बहुत हुई है। अब ऐसी चीजें होने के पीछे मेन रीजन क्या था, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, बराबर है। तो ऐसी चीजें अभी के टाइम पे आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी, या नियर अबाउट नहीं के बराबर होती है। हाँ, वो बात अलग है, आप बोलोगे कि सर बैंक में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, वो बात अलग है, ठीक है।
उसके ऊपर भी सेबी रेगुलेट कर रही है। मतलब सेबी उन जो भी पर्सन जो भाग गए हैं उनकी प्रॉपर्टी बेच बेच के पैसा वसूल कर रही है, बराबर है। तो ये काम किसका है? सेबी का, ठीक है। सेबी को किसने बनाया? गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट सेबी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। वैसा ही जैसे सेबी बोला आरबीआई, वैसा ही काम होता है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई पूरे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करती है, उसी तरीके से सेबी स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी लिस्टेड है ना, लिस्टेड मतलब क्या? रजिस्टर्ड, तो वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती है। उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनसे पैसे लेना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा के देना, बराबर है। ये सारी चीजें करने का काम किसका है? सेबी का, बराबर। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी कंपनी लिस्टेड करना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, बराबर। तो मैं जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फॉर्म भरा, रजिस्टर हो गया, ऐसा नहीं। मुझे किसकी परमिशन लेना पड़ता है? सेबी की। सेबी आएगा, मेरा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा, और उसको लगा कि नहीं यार ये कंपनी जेन्युइन है, उसको जेन्युइनली पैसे की जरूरत है, तो ही सेबी मुझे अलाउ करेगी लिस्टेड होने को, मतलब रजिस्टर्ड होने को, राइट। तो बहुत सारी चीजें आई होप सो कि आपको सेबी समझा होगा। इनडायरेक्ट सेबी क्या करता है? कंट्रोल करता है किसके ऊपर? वो कंपनियां जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, सारी कंपनियों के ऊपर नहीं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, उसी के ऊपर, उसके अलावा नहीं। मतलब इसका काम बोला ही है सिक्योरिटी एक्सचेंज। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स का एक्सचेंज से रिलेटेड बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर है, उसका कंट्रोल करना, ठीक है। तो सिक्योरिटी मतलब जो जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं या करने वाली है या जो रजिस्टर्ड होने वाली है, उसके ऊपर ध्यान देना, बाकी कंपनी के ऊपर नहीं। तो बाकी कंपनी के ऊपर कौन ध्यान देता? मतलब जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल पेटीएम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, बराबर है, तो पेटीएम के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? उसके ऊपर कंट्रोल करता है कंपनीज एक्ट 2013, राइट। भैया कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कंपनीज एक्ट का हेल्प लिया जाता है। बट अगर शेयर मार्केट में प्रॉब्लम क्या है तो कौन से एक्ट का हेल्प लिया जाता है? सेबी एक्ट, सेबी एक्ट, ओ सॉरी, सेबी एक्ट 1992, बराबर है। अब सबसे पहले बात, एक्ट मतलब क्या? एक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। या आप लोगों ने अगर कोई फ्रॉड किया तो ये धारा की तरफ आपको सजा दी जाती है। जैसे आप लोगों को पता है सेक्शन 420 420 किस लिए? क्रिमिनल के लिए। फ्रॉड करते हैं आप लोग तो आपको, अगर आप फ्रॉड के केस में पकड़े गए और आपको 420 का केस लगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो एक्ट में लिखा है उसी तरीके से, उसके ऊपर कुछ नहीं, बराबर है। इसी तरीके से कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टीज बिठाना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इम्प्रिजनमेंट करना, अलग अलग चीजें, ये किसका काम है? सेबी का। और जो सेबी के एक्ट में लिखा है उतना ही, उसके ऊपर ना उससे नीचे, राइट। तो सेबी आया, उसको समझाओ क्या करता। अब देखिए पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, ठीक है, कि पर्पस क्या है और रोल क्या है सेबी का। जैसे मैंने तो मेन रोल आप लोगों को बताया कि सेबी का मेन रोल क्या है? कंट्रोल करना। बट अब किस तरीके से कंट्रोल करती है, क्या क्या चीजें करती है, ये देखो। सबसे पहले आपका इशूअर, ठीक है, इट प्रोवाइड अ मार्केट टू द कंपनीज फॉर रेजिंग अ फंड इजीली। मतलब क्या? सेबी लोगों को, कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म बना के देती है पैसा रेज करने को। पैसे की जरूरत है तो सेबी क्या करती है? लोगों से पैसा लेती है, मतलब स्टॉक ब्रोकर से पैसा लेके, ठीक है, मतलब एक्चुअल पैसा नहीं करती है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजाइन बनाया है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टाटा स्टील है, ये पब्लिक है। टाटा स्टील को पैसा चाहिए तो कौन देगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है। मतलब पब्लिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालेंगे और ये टाटा कंपनी में पैसा डालेगा। इनके ऊपर रेगुलेट कौन करता है? सेबी। मतलब सेबी इनडायरेक्टली टाटा कंपनी को फंड रेज करने में हेल्प कर रही है। टाटा कंपनी को फंड रेज करने में हेल्प कर रही है। क्या बोला? इट कैन प्रोवाइड अ मार्केट। मार्केट प्रोवाइड करती है। कौन सा मार्केट? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, पता है ना, ठीक है। इट प्रोवाइड अ मार्केट, मार्केट में ध्यान रखना, ठीक है, मनी मार्केट, मनी मार्केट की बात कर रही है, मनी मार्केट, ठीक है, टू द कंपनीज को फॉर रेजिंग अ फंड। भैया एक मार्केट प्रोवाइड करती है, मतलब ये कंपनी को पैसे की जरूरत है तो ये सेबी ने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया इनडायरेक्टली, और ये क्या कर रहा है? इसको पैसे जनरेट करके देगा। कैसे जनरेट करके देगा? ये पब्लिक से लेके। समझ में आ रहा? तो ये सेबी का काम है कि भैया एक मार्केट बनाया, बराबर है, वो मार्केट में कंपनी आई, पब्लिक आई, आपस में पैसा एक्सचेंज किया और चली गई, बराबर है। तो एक प्लेटफॉर्म जनरेट करके दिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर समझो, इन्वेस्टर हम लोगों को समझता है, नाम ये इन्वेस्टर, मतलब भैया जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, ठीक है।
इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कि भैया सेबी इन्वेस्टर के जो अधिकार है, ठीक है, अधिकार उनके इंटरेस्ट पे काम करती है। अधिकार या इंटरेस्ट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपका किसी से झगड़ा हुआ या आपका किसी ने फ्रॉड किया, जैसे आपके पैसे कोई लेके भाग गया, तो आप क्या करोगे? पुलिस स्टेशन में जाओगे, कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, फिर कोर्ट कचहरी करोगे, बराबर है? तो आपका वकील आपकी तरफ से लड़ेगा, बराबर है? मतलब इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, राइट? आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो। उसी तरीके से सेबी भी इन्वेस्टर के अधिकारों के लिए लड़ता है, मतलब उनको हेल्प करता है कि भैया उनका पैसा अगर डूब गया, ठीक है, गलती से, उनके गलती से डूबा वो बात अलग है, पर भैया कोई कंपनी ने फ्रॉड करके उनका पैसा डुबाया, तो सेबी उनका पक्ष लेके काम करता है, राइट? नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी। समझ में आता है भैया सेबी कैसा है? भैया कंपनी और पब्लिक के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है? फिर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेबी हेल्प इन रिमूविंग माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस मतलब जो भी गलत काम से प्रैक्टिस किया जाता है, गलत काम किया जाता है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा लूटा जाता है, उसको बोला जाता है माल प्रैक्टिसेस। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो बेवकूफ बनाना लोगों को, ठीक है? अब देखिए उसमें क्या क्या है? अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कि भैया कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को पता है प्राइवेट प्लेसमेंट क्या रहता है, कितने लोगों को कर सकते हैं। मैंने सहारा का केस भी बताया था इसमें, थोड़ा बहुत याद है, मैक्सिमम 50 लोगों को। तो अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, जबरदस्ती लोगों से पैसा ले लिया, 50 लोगों से, खाली मिली का। फिर प्राइस रीडिंग, प्राइस को बढ़ा दिया, अगर कंपनी प्राइस को बढ़ा रही है तो उसको कंट्रोल करना, ठीक है? फिर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर के अंदर ट्रेडिंग करना। बहुत सारी चीजें जो अंदर के अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। अंदर के अंदर ट्रेडिंग मतलब क्या कि देखिए क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं ये चीज, मैंने पहले बोला कि मैं पूरा एक महीना बोल सकता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, राइट? जियो जब कंपनी आया, जब आने के पहले किसी को पता नहीं था, ठीक है? रिलायंस कंपनी का प्लान पिछले 10 साल से चल रहा था, इस्टेब्लिश हुआ अभी हुई तब 10 साल से प्लान चल रहा था, और वो बेवकूफ नहीं है कि भैया उन्होंने आते बराबर पूरा फ्री में दे दिया, बराबर है? उन्हें आते बराबर सारी चीजें फ्री में दे दी, पहले लॉस में था फिर प्रॉफिट में भी आ गई कंपनी। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मैनेजमेंट है, उनको ये सारी चीजें पहले से बता दी, 10 साल पहले से, कि भैया जियो कंपनी इस्टेब्लिश होने वाली है, उसका काम चल रहा है और कंपनी फ्री में ये सारी चीजें लॉन्च करेगी, बराबर है? अगर ये बात गलती से अगर बाहर लीक हो जाती तो क्या होता? क्या हो जाता कि भैया जो बाकी के जो कंपनीज है, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, वो भी उस तरीके से प्लान बनाते कि उनको समझ में आ जाता कि हाँ जियो कुछ भी प्लान बना रहा है फ्री में देने का, तो चलो हम लोग भी हमारा रेट कम करते हैं। आप लोगों को बताओ, जब जियो आया उस समय 1 GB का हम लोग 300 रुपए देते थे, बराबर है? एक महीने का 1 GB एक महीना। जियो ने क्या कर दिया? अनलिमिटेड यूज करो, जितना यूज करना है उतना यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी उसने चार्ज लगाया, बराबर है? कॉलिंग फ्री कर दिया। तो मुझे बात बताइए, ये बातें अगर पहले से बाहर वाले लोगों को पता रहती तो वो इसका फायदा उठा सकते थे, बराबर है? इसी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या रहता, कंपनी अपने अंदर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? या इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर के लोगों की बात अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर लीक हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी चीजों से बचने के लिए सेबी हेल्प करता है, ठीक है? नेक्स्ट है अनऑफिशियल न्यू इशू। जबरदस्ती पैसा पब्लिक से ले रही है कोई काम। सबसे पहली बात, पब्लिक से पैसा क्यों लेती है भैया? प्लांट, मशीनरी या एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोगों ने देखा, तो जबरदस्ती पैसा ले रही है, क्योंकि भैया एक बार पैसा हुआ लिया, वो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको सालों साल। तो जबरदस्ती पैसा ले रहा तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है, भैया देखती है कि भैया जबरदस्ती पैसा तो नहीं ले रहा, उसके अंदर की बातें लीक तो नहीं हो रही, प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट तो नहीं कर रहा। और नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE, ये जो मेन है भैया, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वायलेशन तो नहीं कर रहे, बराबर है? तो ये कंट्रोल करने का काम है सेबी का। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब सेबी देखती है कि जो कंपनी है वो जबरदस्ती का प्राइवेट प्लेसमेंट तो नहीं कर रही, मतलब जबरदस्ती पैसे लोगों से पैसा तो नहीं ले रही। फिर प्राइस रीडिंग, कि भैया कंपनी जानबूझकर अपना प्राइस ज्यादा तो नहीं कर रही, कम तो नहीं कर रही, बराबर है? तो वो ज्यादा कैसा किया जाता है, जैसे उसको बोला जाता है ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, ठीक है? ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है, ये अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, जब हमारा ऑफलाइन क्लास चलेगा तो मैं बताऊंगा कि
ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सेबी देखती है कि भैया ओवर वैल्यू तो नहीं कर रही है अपनी, मतलब उसका प्राइस मार्केट में 100 रुपए ही है उसकी लाइक ही, बट कंपनी 200 रुपए बता रहा है मार्केट में, तो भैया ओवर वैल्यू तो नहीं कर रहा कंपनी अपने शेयर को, बराबर है। तो ये सारी चीजों को देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, अंदर की चीजें बाहर लीक तो नहीं हो रही है, बराबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनऑफिशियल न्यू इशू, पैसे की जरूरत है, जबरदस्ती इशू कर रही है शेयर और लोगों से पैसा ऐंठ रही है, पैसा किस लिए चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन के लिए, बट अगर अनऑफिशियल न्यू इशू है मतलब कंपनी जबरदस्ती पैसा ले रही है, राइट। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ रूल्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब भैया जो रूल्स है स्टॉक एक्सचेंज के वो वायलेट तो नहीं कर रही, ठीक है। आपको समझाओ कि भैया कितना होगा। एक मिनट ब्रेक ले रहा हूँ। अब देखिए ये तो था पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन, सेबी के फंक्शंस किस तरीके से काम करती है सेबी। सबसे पहला बोला रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब क्या, अब काम देखिए, ठीक है, ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है सेबी, ये हम लोगों ने देखा, एज ए मीडिएटर काम कर रहा है फलाना ढिमकाना, ये देखा। अब उसका काम करने का तरीका किस तरीके से, मतलब वो एक्चुअल में क्या करती है, या सिंपल अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो आरबीआई क्या काम करता है ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। भैया आरबीआई हम लोग पता कि भैया आरबीआई मतलब क्या, बैंकों का रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब सॉरी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करती है। तो सिर्फ कंट्रोल करती है मतलब क्या, ऐसे दूरबीन से देखते रहती है क्या, तो कंट्रोल किस तरीके से करती है, क्या क्या काम होते हैं। भैया आप लोगों ने देखा होगा कोई भी सिटी में आप रहते होंगे तो वो सिटी में जो बैंक है, बैंक के कंपेयर में 10 गुना बड़ा आरबीआई होता है, बड़ा, इतना बड़ा बहुत सारे बड़े, जैसे नागपुर में भी अगर आप देखोगे आरबीआई स्क्वायर है तो उसमें बहुत बड़ा आरबीआई है, ठीक है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आरबीआई नागपुर का, ठीक है, जो महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ तक कि एमपी में भी आरबीआई नहीं है, महाराष्ट्र में 2 आरबीआई, एक मुंबई में और एक नागपुर में, ठीक है। तो ये नागपुर का जो आरबीआई है ये पूरा महाराष्ट्र और एमपी दोनों को कवर करता है। तो ये आरबीआई काम क्या करता है, ठीक है, ये हम लोगों को नहीं देखना, हम लोगों को देखना कि सेबी क्या काम करता है। ये तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को बोला है रेगुलेटरी फंक्शन, क्या बोला, रजिस्टर्ड ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, मतलब कि भैया सेबी का काम है ब्रोकर को रजिस्टर्ड करवाना, ब्रोकर को, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इंडिया में आप देखोगे तो गिने चुने हाथ पे गिन सकते हैं इतने स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा चलता है, बीएससी एनएससी, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, यहाँ तक कि नागपुर स्टॉक एक्सचेंज भी है, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है। तो मेन क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली हम लोग पैसा नहीं डाल सकते, तो हम लोगों को पैसा डालना पड़ता है थ्रू ब्रोकर, और जरूरी है ब्रोकर से पैसा डालना, ठीक है। अब देखिए तो सेबी क्या करता है, जो भी ब्रोकर है, जैसे मैंने बोला कि एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, आनंद राठी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है, ठीक है, जो क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है ब्रोकर का, वो कहां पर होगा, सेबी के अंडर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये देखिए इन्वेस्टमेंट स्कीम का रजिस्ट्रेशन करती है कि भैया 21 दिन में पैसे डबल, मतलब ऐसा तो होता नहीं है प्रैक्टिकली, पता तो ये एक स्कीम थी, ठीक है, कि भैया 21 दिन में पैसा डबल, तो आप लोगों को वो पता है, पर ऐसे बहुत सारी स्कीम्स चलते रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा, कंपनीज का या स्टॉक एक्सचेंज का बहुत सारा अलग अलग स्कीम्स चलते रहता है कि भैया आप लोग इतना इतना दिन पैसे डालो, या एलआईसी का अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो आप लोगों को पता है कि एलआईसी की अलग अलग पॉलिसीज होती है, जिसमें आप भैया पर्टिकुलर प्रीमियम भरो तो आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, श्योर, तो वो क्या है, स्कीम्स। तो वो स्कीम्स तो एलआईसी ने खुद ने बनाया, बराबर है, तो जैसे कंपनी ने खुद की स्कीम बनाई है, ठीक है, तो अब वो स्कीम सही है कि नहीं है, ठीक है, भैया कंपनी पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये सारी स्कीम उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है अंडर सेबी, ठीक है। वो फिर हो गया। नेक्स्ट रेगुलेटर्स, स्टॉक बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजर, अंडरराइटर, ठीक है, बैंकर, एक्सचेंजर और अंडरराइटर, ठीक है, ये 3 पर्सन,
स्टॉक बैंकर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज का भी काम, सॉरी शेयर एक्सचेंज का भी काम करती है। फिर पोर्टफोलियो, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी चीज है, ये अगर मैं बताऊंगा तो एक दिन पूरा कम है कि भैया स्टॉक ब्रोकर क्या रहता है, ठीक है, स्टॉक बैंकर क्या रहता है। स्टॉक बैंकर मतलब स्टॉक ब्रोकर समझो एक तरीके का, ये जो ब्रोकर है ना इसको, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो एक्सचेंजर, ठीक है, वो भी एक तरीके का स्टॉक ब्रोकर ही रहता है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। अंडरराइटर, अब ये जो अंडरराइटर है ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा आपको, ये जब हम लोग अकाउंटेंसी में शेयर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि अंडरराइटर क्या होता है और अंडरराइटर का काम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकली चीजें देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया रेगुलेटरी फंक्शन, क्या, ब्रोकर को रजिस्टर करना, इन्वेस्टमेंट स्कीम देखना, फिर जो भी बैंकर्स है मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है उनका कंट्रोल करना, फिर लेइंग ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस, भैया अगर स्टॉक ब्रोकर अगर रजिस्टर हो रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा ना कुछ पैसा, राइट। भैया मुझे अगर स्टॉक ब्रोकर बनना है तो मुझे सेबी को पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ तक कि जो कंपनी है ना, जो कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, जो शेयर इशू कर रही है उसको भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेबी में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कंपनी पकड़ो कि 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का अगर आईपीओ ला रही है तो कंपनी को 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक सेबी के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, रूल्स है उसके, ठीक है। तो भैया वो हो गया फीस का। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। अब डेवलपमेंट फंक्शन में देखो, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि भैया ये जो है ये दोनों इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, पब्लिक को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता कि भैया, बट पब्लिक का बताता हूं मैं, ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर रजिस्टर्ड है ना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है भैया किस तरीके से काम करना, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ये सारी चीजें। फिर कुछ सेबी के सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, मतलब पब्लिक के लिए भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, ठीक है, उसके भी होते हैं। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना उसके भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। मैं आगे जब लॉकडाउन ओपन तब बताऊंगा कि भैया आप लोग अच्छा खासा सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी इजीली जॉब वहां पे ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग टाइप के कोर्सेज है इसमें, ठीक है। फिर कंडक्ट रिसर्च टू मार्केट, मतलब मार्केट का रिसर्च करना है, रिसर्च एनालिसिस सबसे बड़ा काम है। मेरा फ्रेंड है जो रिसर्च एनालिसिस का काम कर रहा है अंडर द म्यूचुअल फंड मैनेजर, सॉरी फंड मैनेजर, ठीक है। उनका काम है कोई कंपनी उनको दिया जाता है तो वो कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, ठीक है, कि भैया जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का शेयर 100 रुपए में चल रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, या एक्चुअल में उसकी वैल्यू 100 है कि 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी डूबेगी, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। उसके ऊपर एक फील्ड भी है FRM, ठीक है, FRM, ठीक है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे अलग अलग इसके बारे में, जैसे मैंने लास्ट टाइम CFA के बारे में बताया था, FRM भी एक फील्ड है, ठीक है। चलो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए फिर ऐसे प्रोटेक्शन फंक्शन समझ में आता है कि भैया प्रोटेक्शन किससे, अनफेयर प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट से। फिर कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, हम लोगों ने देखा इनसाइडर अंदर के अंदर में कुछ घाटे तो नहीं हो रहे, ठीक है। फिर अंडरटेकन स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, भैया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लेना, ठीक है। तो ये हो गए उसके कुछ फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शन है पर बेसिकली आप लोगों को ये 3 फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। रेगुलेट करना, ठीक है, रजिस्टर करना, डेवलप करना मतलब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्शन मतलब समझ में आता है कि भैया प्रोटेक्शन देना, ठीक है। ये तो हो गया सेबी का काम। आई होप सो कि आपको सेबी समझ आओ कि भैया व्हाट इज मीन बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपॉजिटरी, वर्ड ये डिपॉजिट, ये देखिए डिपॉजिट समझता है, आप लोग करते हो बैंक में भैया पैसा डिपॉजिट करके रख दिया, मतलब क्या हुआ, पैसा आपने डिपॉजिट किया मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया, डिपॉजिट किया मतलब जमा हो गया। उसी तरीके से कि जैसे मैंने पहले बोला कि शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, राइट, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे कि भैया चोरी हो गया, आग लग गया, खराब हो गया, ठीक है, भूल गए कहीं पे, कुछ भी हो सकता था, तो बहुत सारे चांसेस थे और उसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होता था कि भैया पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे आपको, ठीक है, बहुत मगजमारी वाला काम था। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट अकाउंट में क्या है कि फिजिकली तो नहीं बट इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपका जो शेयर है वो उसमें जमा होता है। मतलब सिंपल ध्यान में रखिए, डिपॉजिटरी मतलब एक तरीके का लॉकर है, एक तरीके का लॉकर है, ठीक है। वो लॉकर में क्या रहता है कि आपके जो शेयर है वो रिजर्व रहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं। अब इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरी है, मतलब 2 मेन ये है क्या बोलते हैं लॉकर है।
जिसमें आपके जो शेयर है वो डिपॉजिट रहते हैं, आप उसमें कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपने पैसे डाला, पैसे विड्रॉ किए, बराबर है। उसी तरीके से दो डिपॉजिटरी है, दो लॉकर बना के रखे गवर्नमेंट ने। एक को बोला है, ठीक है, NSDL और दूसरा CSDL, ठीक है। अब देखिए NSDL में क्या रहता है कि भैया जो भी NSE से रिलेटेड कंपनियां है, मतलब ऐसी कंपनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उसके जो भी शेयर है वो कहाँ डिपॉजिट होंगे? NSDL में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिंक, ऐसा फुल फॉर्म है उसका, ठीक है। और ये सेंट्रल, N मतलब नेशनल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिंक, और ये है सेंट्रल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या NSDL मतलब क्या? N से समझ में आता है, N मतलब नेशनल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो कंपनी के शेयर किसके पास जमा रहते हैं? कंपनी के मतलब इन्वेस्टर के शेयर NSDL में, और CSDL में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। आप कभी देखना कि एक शेयर का प्राइस NSE और BSE में थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, सेम नहीं रहता। जैसे टाटा कंपनी का शेयर है तो 101 अगर NSE में बता रहा है तो 102 BSE में बताएंगे, उससे कम 1-2 रुपए का फर्क रहता है। वो क्यों रहता है मैं बाद में बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में नहीं दिया ये, ठीक है। आज से आपको समझाओ कि भैया डिपॉजिटरी क्या रहता है। क्या रहता है डिपॉजिटरी? लॉकर, खत्म। अब देखिए स्टेप इन ट्रेडिंग ऑफ सेटलमेंट। भैया ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना है आप लोगों को। जैसे आप अभी 16 साल, 17 साल, 18 साल के हो या 18 साल अबाव हो, तो जैसे 18 साल एंड अबाव हो तो आप बैंक अकाउंट तो वैसे भी ओपन कर सकते हो, माइनर में पैन कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से करना पड़ेगा वो समझते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टर वांट टू रजिस्टर अंडर द ब्रोकर विच प्रोवाइड सम डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब आप लोगों को कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को कुछ डिटेल्स देना पड़ता है, लाइक पैन अकाउंट, बैंक डिटेल भी देना पड़ता है, ठीक है। बैंक डिटेल क्यों देना पड़ता है? क्योंकि जो भी आप शेयर परचेस करते हो ऑनलाइन फॉर्म में, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट के जो परचेसर है, सॉरी सेलर है, उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, और उसके डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। समझा क्या बोला? कि हमारा जो डीमैट अकाउंट है ना वो लिंक होता है किससे? बैंक अकाउंट से। जस्ट लाइक फोन पे, गूगल पे, ये सारी जो एप्स है वो कैसा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। मतलब हम लोगों को कोई भी पेमेंट करना है तो बैंक से सीधा डिडक्ट होगा, और फोन पे क्या करेगा कि भैया जिसको पेमेंट करना है उसके अकाउंट में डाल देगा। उसी तरीके से काम करता है ये भी। क्या कि भैया आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के आपके, सॉरी, जिसको बेचा है उसके डीमैट अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर हैज ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये जरूरी। बिना डीमैट अकाउंट के, डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट के हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब डीमैट अकाउंट के दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, चलो वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। देखो बहुत सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा, बट आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यार मुझे पूछना ही है कि सर क्या रहता है क्या नहीं। आपने बोला था उस समय बताऊंगा करके, तो जब भी लॉकडाउन होगा मैं कुछ सेशन लूंगा इसका, स्टॉक मार्केट में जिसको भी इंटरेस्ट है उसके लिए, अच्छा करियर। फिर नेक्स्ट, आफ्टर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर कैन बाय और सेल। एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो आप बाय और सेल कर सकते हो शेयर का। क्या करना पड़ता है कि भैया आप लोग जब भी सेल या बाय करोगे ऑन T+2 बेसिस पे होता है। T मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डे। मतलब अगर मैं आज बेच रहा हूं शेयर या आज मैं खरीद रहा हूं तो क्या होगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, स्टॉक ब्रोकर के पास चले गया, बराबर है। और स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा कि भैया वो इन्वेस्टर से जिसने बेचा है उससे शेयर लेगा, ठीक है, वो शेयर मुझे देगा और पैसा उसको देगा। समझ में आ रहा है? समझो, मैं एक स्टॉक एक्सचेंज हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं क्या कर रहा हूं, ये बायर है और ये सेलर है। बायर ने मुझे पैसे दिए स्टॉक एक्सचेंज को, मेरे पास पैसे है। अब मैं क्या करूंगा, वो पैसे आगे वाले को दूंगा और आगे वाले से शेयर लूंगा, ठीक है। मतलब इससे पैसे आए, इससे शेयर है, दोनों चीजें आगे आपस में मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि शेयर इसको दे दूंगा और पैसे इसको दे दूंगा। तो ये ट्रांजैक्शन करने में 2 दिन का टाइम लगता है। T+2 डे मतलब आज का दिन, जैसे आज मंडे है तो आज मंडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे एंड तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे, बट पैसे तुरंत कटेंगे। समझ में आ रहा? तुरंत कट के किसके पास जाएंगे? स्टॉक ब्रोकर के पास, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है देन ब्रोकर पेड अमाउंट एंड इन्वेस्टर, ठीक है, एंड मनी टू स्टॉक एक्सचेंज, कि भैया ब्रोकर के पास जो पैसा है वो स्टॉक एक्सचेंज में वो देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम है। अब ये जो है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाया मैंने। पब्लिक किसको पैसा देती है? स्टॉक ब्रोकर को, समझो, जब उसको बाय करना है, ठीक है। फिर ये पैसा देंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले इसे शेयर लेगा, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसे भी आ गए और शेयर सर्टिफिकेट भी आ गया, राइट। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, जैसे पैसे और शेयर दोनों आ गए, इससे पैसे इससे शेयर, तो पैसे इसको दे देगा लगे हाथ और शेयर इसको दे देगा, ठीक है। फिर अब इसके पास जो शेयर आया वो इसको वापस में चिपका देगा। तो ये जो टाइम है, मतलब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें होने में T+2 डेज लगता है, मतलब ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। इसीलिए उसको बोला है T+2 डे, तो ये ध्यान में रखना। और ये सबके ऊपर बैठा है सेबी। सेबी क्या? पब्लिक, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी, इसका क्या करता है? रेगुलेट करता है ये सारी चीजों का, ठीक है। आई होप आपको समझा कि भैया क्या हुआ, ठीक है। आई होप गाइस, ठीक है। तो आज का जो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच था वो यही पे समाप्त होता है। अब कल जब आएंगे, ठीक है, अब केस स्टडी कैसे करना है। केस स्टडी अगर आप लोगों को समझना है, मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, पर मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा है, तो वो पीडीएफ में आप थोड़ा पढ़िए और खुद ट्राई करके देखिए। केस स्टडी सिंपल होती है, ज्यादा कुछ मगजमारी वाला काम नहीं है, बट केस स्टडी आपको तभी जमेगा जब आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा। आज का क्वेश्चन नंबर का वीडियो है 5, तो ये पांचों वीडियो अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट इसमें केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया बिना 5 पार्ट्स देखे आप लोग केस स्टडी मत पढ़िए। डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री समझना पड़ेगा, फिर आप लोगों को केस स्टडी समझेगा कि हो क्या है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि हमारा जो चैप्टर था सेकंड, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, को आपको अच्छे से समझाओ, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते, कल केस स्टडी स्टार्ट करते। चलिए गाइस, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।